शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, ये यूनिट 3 डाइलेक्ट्रिक्स है जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आती है। उसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है और मे भी हो सकता है अभी ख़त्म हो जाए, लास्ट पार्ट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने क्लास में क्या ख़त्म किया था। लास्ट हमने ख़त्म किया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये रहा। तो हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ चुके थे जिसे काई कहते थे। अब काई कैसे बनता था बच्चे, ऐसे एक्स की तरह बनता था। ऐसे एक्स को थोड़ा सा लंबा कर दो हाइट में। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो नीचे थोड़ा सा क्या बना दो बच्चा, एम बना दीजिए। ये क्या होता है, ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या, द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ, ये रहा टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कौन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यार मैग्नेटिक फील्ड ही बोल दो बी, तो ये आपका काई एम किसके बराबर, आई अपॉन एच के बराबर। समझ गए डेफिनेशन, कोई नंबर समस्या नहीं है। अब आई की जो यूनिट है वही एच की है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ प्योर नंबर। ऊपर की यूनिट से नीचे की नंबर यूनिट कट जाएगी, तो ये लिखा हुआ है इट हैज़ नो यूनिट। तो यहाँ पर हमने पैरामैग्नेटिक और फेरो डाई की चर्चा की थी अभी कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ द मटेरियल विच हैव पॉजिटिव काई एम आर पैरामैग्नेटिक, विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ काई एम आर डाईमैग्नेटिक। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काई एम इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। देखो पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होगी और फेरोमैग्नेटिक के लिए भी पॉजिटिव होगी, लेकिन फेरो के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होगी और डाया के लिए निगेटिव होगी। विच हैव निगेटिव वैल्यू फॉर डाईमैग्नेटिक। काई एम क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिनका एमसीक्यू एग्जाम होना है वे इस लाइन को बड़े ध्यान से ध्यान रखें। अब नीचे रिलेशन बिटवीन यू आर एंड काई एम। यूनी म्यू आर, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ देखो आई माइनस का है, इधर आके किस में हो गया बच्चा, प्लस में। तो एच प्लस आई इक्वस टू बी अपॉन म्यू। म्यू डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो बी इक्वस टू म्यू आई प्लस एच। यहाँ से अगर मैं एच बी कॉमन ले लूँ, ये मैं अगर एच बी कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें से तो कॉमन आ गया, तो यहाँ तो 1 बचा। इसमें से कॉमन नहीं आ रहा आई में से, तो जिसके कॉमन नहीं आता उसके अपोन में, तो क्या हो गया मेरे पास, बी इक्वस टू म्यू नोट एच ब्रैकेट में आई अपॉन एच प्लस 1। और आई अपॉन एच आपने किसके इक्वल पढ़ा, अभी काई एम के इक्वल नहीं पढ़ा, तो क्या आ गया, बी इक्वस टू म्यू नोट एच काई एम प्लस 1। ये रहा, आ गया, लीजिए हो गया। अब यहाँ पर h में डिवाइड में लिया हूँ, आ गया। और ये b अपॉन एच किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वस टू म्यू नोट काई एम प्लस 1। अब म्यू नोट को अपॉन में लिया हूँ, तो म्यू अपॉन म्यू नोट किसके बराबर, रिलेटिव परमिएबिलिटी के। देखो कितना इजीली प्रूफ हो गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा। म्यू आर इक्वस टू 1 प्लस काई एम। अभी किसी बच्चे ने हमसे पूछी थी सर इनकी प्रॉपर्टी करा दीजिए, तो बेटा ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो यहाँ पर हम डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। बेसिक है, कोई हर टफ नहीं है। क्या है, दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स। मैग्नेट से हल्के से, स्लाइटली का मतलब होता है हल्के से रिपेल होते हैं। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू द सराउंडिंग्स एयर देन टू पास थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि देन का टी एच ए एन आएगा, कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो साइड की हवा से पास होती है, साइड के आस पास से पास होती है। ये रही, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास से पास नहीं हो रही, दिख रहा है, ठीक रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइन ऑफ फोर्स गेट रिपेल्ड और एक्सपेल्ड, यानी कि रिपेल हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। बीच में मत दिखाने, जो बीच में दिखा रखी है, ठीक है, ये गलती से बना दिया बच्चे ने। नेक्स्ट, व्हेन दे प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो आप जानते हो स्कूल में यूनिफॉर्म एक जैसा दिखने के लिए बनाई जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या है, यूनिफॉर्म, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। लेकिन ये वाली कैसी है बच्चा, ये नॉन यूनिफॉर्म। देखो यहाँ कम है और यहाँ
ज़्यादा गैप है। तो यो नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होगी, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लगती हो। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन दे प्लेस, दे कौन बच्चा, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे टेंड्स टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर। तो वे किधर खिसक जाते हैं, मूव स्लोली, धीरे धीरे खिसक जाते हैं, स्ट्रोंगर टू वीकर, ज्यादा ताकतवर से कम ताकतवर की तरफ। देखो जैसे यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पहले इस लाइन को ध्यान से समझो, फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट, ताकतवर से कम की तरफ घुसते हैं। जैसे जैसे यहाँ देखो ये दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो कोने पे ज्यादा ताकतवर है, बीच में कम है तो देखो ये बीच में को खिसक गया। यहाँ पर दूरी कम है, पास पास आ गए, पास पास आने का मतलब बीच में ताकतवर हो गया तो ये देखो ऊपर को उठने लगा। अरे यार देखो ये ताकत, यहाँ गैप ज्यादा है, ये रहा, ये गैप ज्यादा है, ज्यादा है तो बीच से खाली है तो निचली तरफ आ जाएगा ये। और यहाँ देखो जब इसे मैं पास पास रख दूंगा ऐसे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इससे दूर भागेगा, ऊपर को उठेगा। तो ये आप देख रहे हो जब गैप ज्यादा था तो बीच नीचे को दबने लगा इस गैप में को, और गैप कम होते ही ऊपर की तरफ उठने लगा, यानी कि ये स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ चलता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड a rod of diamagnetic material, it aligns itself perpendicular to the magnetizing field। यानी कि हम क्या लें, एक रोड लें और उसे सिंपली लटका दें तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखो जैसे ये रहा, ये ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर, अंदर की तरफ कह लो या ऊपर की तरफ कह लो। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इसके, ये ऐसा है तो ये ऐसा है रोड हमारी, तो क्या ये परपेंडिकुलर ना होगी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1। यानी कि अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है, ये हमने पहले भी लिखा था, बताया था। द ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव, हमने बताया डायमैग्नेटिक की क्या होती है, निगेटिव होती है। अरे यार ये रहा भी ऊपर ही तो बताया है, कहाँ गया, आजा आजा आजा, ये रहा, दिख रहा है। विच हैव निगेटिव वैल्यू काई एम फॉर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हम यहाँ तक, यहाँ द डायमैग्नेटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि डायमैग्नेटिज्म पर आपका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज की चर्चा कर देते हैं। पैरामैग्नेटिक है क्या, दीज आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, फीबली का मतलब जानते हो हल्के, ये मैग्नेट की तरफ हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। तो फीबली का मतलब हल्के, ज्यादा तेजी से नहीं, तेजी से कौन अट्रैक्ट होते हैं, फेरो। अरे फेरो वर्ड बना है फेरस से, फेरस मतलब लोहा, लोहे को, आयरन को एफ नहीं लिखते, तो लोहा जल्दी तेजी से अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो आपके ये हैं पैरा, ये फीबली हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये डाई के उल्टे हैं। डाई में कोने से पास हो रही थी तो पैरा में क्या होगी, उसमें से ही पास होगी। देखो ये हो रही, इसमें से पास हो रही है, स्लाइटली कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल, कंसंट्रेट इकट्ठा होना एक साथ, ठीक। व्हेन दे प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म, वो क्या हो रहा था, स्ट्रोंग से वीक की तरफ जा रहा था, तो ये क्या होगा, वीक से स्ट्रोंग की तरफ, वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड। सेम उल्टा उसका, यहाँ देखो दूरी बढ़ने पे तो ऊपर को उठ रहा है, और दूरी कम होने पे नीचे को आ रहा है। ये इसने गलत बनाया, इसमें दूरी कम करना और इसमें दूरी बीच की ज़्यादा रखना, इतना कर लेना। ये बच्चे ने बोर्ड से बनाई है तो इसने सेम ही डिस्टेंस रख दी, ठीक है। अब उसमें क्या था बेटा, उसमें परपेंडिकुलर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलाइंस पैरेलल, ये दिख रहा है पैरेलल, सेम। इसमें कोई मैं अलग से थ्योरी नहीं लिखाऊंगा। उनकी पैरामैग्नेटिक आपकी परमेबिलिटी म्यू आर क्या थी, लेस देन 1 थी, इसकी स्लाइटली लेस देन मोर देन 1 हो जाएगी, स्लाइटली हल्की सी ज़्यादा एक से, और बहुत ज़्यादा किसकी होगी, फेरो की। फेरो और पैरा एक से हैं, फेरो और पैरा एक से हैं, बस अंतर इतना है, पैरा थोड़े हल्के होते हैं और फेरो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। द ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव, उसकी क्या थी, नेगेटिव थी।
पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरीज विद टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही थी, इसकी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। वेरीज का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब बदलना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फेरो, फेरो की सेम पैरा जैसी है, बस स्ट्रॉन्ग कर दो। वो क्या था, फीबली अट्रैक्ट, ये क्या है, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट। उनमें क्या था, फेरोमैग्नेटिक में हल्की सी पास हो रही थी, इसमें जबरदस्त तरीके से पास हो गई, सीधी एकदम, उसमें तिरछी होकर पास हो रही थी ना, इसमें जैसी सीधी एकदम ऐसी पास, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में रख दें तो ये भी जो पैरा वीकर से स्ट्रोंग की तरफ चल रहे थे तो ये भी वीकर से स्ट्रोंग, ये पैरा के बड़े भैया हैं, बस ये ध्यान रखो। फेरो कौन है, पैरा के बड़े भैया, सेम वही फिगर, सेम वही फिगर दिख रहा है। वैन फ्रीली सस्पेंडेड ए रोड ऑफ फेरोमैग्नेटिक में इसे पैरेलल, ये रहा, वो भी क्या थी आपकी, पैरा भी पैरेलल थी। उसकी क्या थी, एक से हल्की सी ज्यादा थी, इसकी एक से और ज्यादा होगी, ये उनके पिताजी कह लो, बड़े भैया कह लो। उसकी क्या थी, पॉजिटिव थी, इसकी पॉजिटिव। वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर, सेम, सब कुछ सेम, डिम्पल था। तो आपको डाई की पढ़नी है और पैरा की ध्यान से पढ़नी है, और पैरा को क्या कर देना है, फेरो को पैरा का हाई कर देना है, बस इतना सा काम आपको करना है, इतना तो आप कर सकते हो। अब स्ट्रेसिस क्या होता है, स्ट्रेसिस लूप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, पहले तो बहुत आता था लेकिन आजकल एग्जाम में नहीं देख रहा मैं, आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगे पढ़ लो, नहीं अच्छा लगे मत पढ़ो, ठीक, कोई इतना अब आजकल नहीं आ रहा। अब हम किसकी चर्चा करते हैं, वहन फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, फेरोमैग्नेटिक कौन सा होता है बेटा, जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हो। इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, यो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो ये भी चुंबकित होने लगता है इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन जानते हो, अबे जो हम नहीं कर रहे मतलब हो रहा है खुद, यानी कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक। इफ एच बी द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। एज वी इंक्रीज द एच, अगर हम एच को बढ़ाएं बी भी बढ़ेगा, बी आप जानते हो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। आल्सो आफ्टर सम टाइम इट्स गेट्स अ सैचुरेशन वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू का मतलब क्या है, आप एच कितना ही बढ़ा लो फिर बी भी नहीं बढ़ेगा। शुरुआत में क्या है, हम एच बढ़ा रहे हैं तो बी भी बढ़ रहा है, तो हम क्या करके देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम एच को कम करके देखते हैं, क्यों, एच को बढ़ा रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, अब एच को कम करके देखते हैं। तो हम जब वी ग्रेजुअली डिक्रीज एच टू जीरो, हम एच को जीरो पे ले आए कम करते करते, लेकिन हमने क्या देखा बच्चा, हमारा बी जीरो नहीं हुआ। देखो ये मान लो, ये रहा, ये बी है, ये एच है, मैंने बढ़ाया बढ़ाया, जैसे मैं यहाँ ए पॉइंट पे पहुँचा तो भैया ये सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, यानी कि अब मैं एच को कितना ही बढ़ा लूँ बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ बी लिखो, यहाँ एच, मैंने एच को कम करना चालू करा, करते करते मैं जीरो तक ले आया, लेकिन हमारा बी कम नहीं हुआ, बी मतलब जीरो नहीं हुआ। फिर मैं एच को जब निगेटिव वैल्यू पर ले जाता हूँ तब बी जीरो होता है, दिख रहा है, ऐसे ग्राफ बनेगा, इसमें आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। we see that b also decreases but along a new path ab at h equals to 0 b is equals to not, b is not equal 0, h 0, दोनों जीरो से स्टार्ट हुए थे लेकिन जब वापस आए h तो जीरो पे आ गया, b जीरो पे नहीं आया। इसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी याद रखना बहुत शॉर्ट, उसमें कई बार पूछा गया है, रिटेंटिविटी एच जीरो हो लेकिन बी जीरो ना हो। एक कोरेसिविटी होता है वो इसका उल्टा होता है, उसमें बी जीरो होता है एच जीरो नहीं होता, ठीक। और रिमिनेंस भी इसका ही नाम बोलते हैं, बस पेपर में रिटेंटिविटी के नाम से आता है, तो आपको याद रखना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी और रिमिनेंस, पेपर में रिटेंटिविटी के नाम से ही आया है। नाउ एच इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि अब निगेटिव में चलेंगे। वी सी दैट बी बिकम्स जीरो एट पॉइंट सी, सी पे पहुंच गए तो बी जीरो हो गया इस बार, पर एच जीरो नहीं हुआ, उल्टा आ गया, पहले क्या था एच जीरो था, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस बार क्या है b जीरो हो गया और h क्या हो गया निगेटिव, तो इस पॉइंट को क्या कहलाते हैं, दिस ओसी इज नोन एज कोरेसिविटी, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिटिविटी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड वी गोट ए क्लोज लूप, इसे हम अगेन एंड अगेन करते हैं तो हमें यही मिलता है, दिस क्लोज लूप इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। ये बनी हुई आपकी फिगर, ये रही देखो,
मैंने यहाँ एच और बी जीरो से चले, ए पे पहुंच गए सैचुरेशन पॉइंट। अब मैंने डिक्रीज करना चालू करा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया बी पे, जहाँ पे बेटा एच जीरो था लेकिन बी जीरो नहीं था। अब मैं एच को निगेटिव पे लाया, फिर इधर की साइड करूंगा, फिर सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलूंगा। तो मैंने यही काम किया है, मैंने कोई इसमें अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगाया। तो ये रहा ओ बी और ओ ई क्या है, रिटेंटिविटी, और ओ सी ओ एफ क्या है, ओ सी और ओ एफ कोरेसिविटी, और ओ बी और ओ ई क्या है, रिटेंटिविटी। ये पॉइंट पढ़ने लायक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, अगर हम एरिया की बात करें, इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, छोटा सा है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। द एरिया विद अ बी एच लूप रिप्रेजेंट द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, वो इसका हिस्टैरिसीस लूप जो मिला ना, ये इस तरह वाला, इसके क्या बताती है, एनर्जी बताते हैं कितनी यूज हो रही है, डिसिपेट हो रही है। ठीक, व्हेन इट इज कैरीड थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब हम मैग्नेटाइजेशन करते हैं तभी तो हिस्टैरिसीस लूप बनता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसकी तुम्हें करने की जरूरत नहीं, पर इसका एक क्यूरी टेम्परेचर कई बार पूछा गया है, इस वजह से मैं ये करा रहा हूँ। ठीक, ए स्टडी ऑफ हिस्टैरिसीस लूप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिटेंटिविटी कोरेसिटिविटी। इंपॉर्टेंस देखो, हमने रिटेंटिविटी पता चल लिया, इससे कोरेसिटिविटी चलती है। एंड हिस्टैरिसीस लॉस, कितना लॉस हो रहा है उसमें मैग्नेटाइजिंग का, ये इस ग्राफ से ही पता चलता है। प्रैक्टिकली अगर आप होते तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता, मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट होते, उपस्थित होते। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिजाइनिंग कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इन परमानेंट। देखो ये जो आपकी होती है ना ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, इनकी कंडीशन होती है, किसी में रिटेंटिविटी हाई ली जाती है, किसी में कोरेसिविटी हाई ली जाती है। तो वो हम मेजर किससे करते हैं बेटा, वो मेजर करते हैं हिस्टैरिसीस लूप से। हिस्टैरिसीस लूप बनाएंगे जब भी हमें पता चला है किसकी तो कोरेसिटिविटी ज़्यादा है और किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। अब ये आप नेट पे जाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाए करो, नेट पे जाओ और चेक करो कि परमानेंट मैग्नेट के लिए कोरेसिविटी हाई चाहिए या रिटेंटिविटी, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। ठीक, अब क्यूरी टेम्परेचर आ जाओ। द टेम्परेचर अबव विच, ये सही कर लेना, ये अबव है बच्चा, ABOVE, अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। हमने बताया पैरा और फेरो, पैरा एंड फेरो सेम ही है, बस ये छोटा भैया है और ये बड़ा भैया है। ठीक, तो हम इसे गर्म करना चालू करते हैं फेरो को, और इसकी गर्मी निकालते हैं, और गर्मी निकाल के कहाँ तक ले आते हैं, इसे पैरों तक। ठीक, तो क्या वो टेम्परेचर जिस पे हम फेरो को गर्म करें और वो पैरा बन जाए, क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर। क्या, क्यूरी टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय TC। याद रखना, क्यूरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है। क्यूरी टेम्परेचर वो है जिसमें कोई फेरो पैरा में बदल जाए। ठीक है बच्चा, क्या है, द क्यूरी टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंट बाय द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 1043 केल्विन। अबे आयरन क्या है, फेरो ही तो है, अभी बताया तो था, उसे गर्म करो 1043 पे, वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यूरी वीज लॉ, इंपॉर्टेंट, याद रखना जरूर। क्यूरी वीज लॉ क्या है, अबव द क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि अगर हमने बताया कि फेरो पैरों में बदल जाए, वो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। अब हम फेरो को गर्म करने लग रहे हैं, और गर्म करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और करते करते हम उसे कहाँ तक ले गए बच्चा, हम उसे गर्म करते 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 पैरा में बदल लिया, लेकिन हम फिर भी उससे ऊपर लगे रहे, हमने गर्म यानी कि टेम्परेचर देना बंद नहीं करा। तो ये वो इसी के ऊपर है, अबाउ द क्यूरी टेम्परेचर द ससेप्टिबिलिटी वेरीज विद टेम्परेचर, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाने पर ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। किस फॉर्म में, ये रहा, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज क्यूरीज लॉ फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अबव द क्यूरीज टेम्परेचर, यानी कि ये क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर क्यूरीज लॉ भी कहलाता है।
टी क्या है? टेम्परेचर जिससे आप गर्म कर रहे हो, और टी सी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर जिस पे आपका फेरो पैरा में बदल गया। तो उससे ऊपर चलोगे तो टी हमेशा टी सी से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब लेंजेविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक लिख लेना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लेंजेविन थ्योरी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। अभी एक सेकंड इसे स्टार्ट करते हैं। हम क्या चल रहे थे? लैंजेविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दैट मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम कोई मटेरियल क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो भी क्या होगा? उसी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वो भी चुंबकित हो जाएगा। किस क्षेत्र में? जिस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या होता है? नॉर्थ से साउथ, है ना। When any paramagnetic substance is placed in magnetic field, then it will be slightly magnetized, due to which susceptibility is positive and relative permeability is greater than 1। ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहला, कि हम जब क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिस कारण उसकी क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। व्हेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस टॉर्क विच अलाइन का मतलब होता है घूमना, घुमाना, अलाइन दैम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी कि जब मॉलिक्यूल एक टॉर्क का काम फील करता है, टॉर्क क्या होता है? बलागुन, जो क्या करते हैं? उसे घुमा देते हैं किसकी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। बट द अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीट, यो अलाइनमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एनर्जी की वजह से भी इधर उधर, अरे थर्मल एनर्जी नहीं पढ़ा, उन्हें एनर्जी होगी, हीट होगी, उससे इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे उस एनर्जी से, जिस वजह से क्या होगा? वे उस डायरेक्शन में नहीं घूम पाएंगे। पूरी तरह से घूमते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं घूम पाएंगे। विच फेवर्स रैंडम ओरिएंटेशन, यानी कि आपका क्या कर रहा है? उसे एक डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। कौन? टॉर्क। और बेटा जो थर्मल मोशन है वो किसी और डायरेक्शन में, तो ये ना इसमें जा पाते ना इसमें, किसी उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं। द एवरेज अलाइनमेंट produce a rise to a net magnetic moment per unit volume in the direction of the field। अगर हमारा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मजबूत हो गया, तो ज़्यादा मजबूत वही होता है, तो हमारा किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? मैग्नेटिक मटेरियल हमारा उसकी डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो जब उस डायरेक्शन में अलाइन होगा तो नेट कितना डाइपोल मोमेंट निकलेगा? इसमें से, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन में है उसमें से आप थर्मल वाला घटा दो। लेट, अरे यार ये देखो एक कार है, 20 न्यूटन का इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का इधर, तो बॉडी किधर जाएगी? 20 की तरफ। कितने न्यूटन से? नेट कितना लग गया इस पर? 15 न्यूटन ही तो लगे। नेट 25 न्यूटन नहीं बोल लेंगे, 15 न्यूटन बोल लेंगे। वो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इतने तो समझदार हैं, इसी तो मुझे आपसे उम्मीद है, ऐसे तो नहीं बिल्कुल मेरी तरह ठहठपियो हैं। लेट n be the number of molecules per unit volume and theta be the angle which the magnetic moment pm of a molecule makes with external magnetic field। देखो हमने क्या मान लिया? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिया जो अलाइन होंगे एक वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। एंड थीटा बी द एंगल, जिस एंगल से वो घूमा वो क्या हो गया? आपका थीटा हो गया। पीएम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ठीक। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बी। द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस फील्ड विल बी माइनस पी एम। सर ये कहाँ से आ गई? अरे यार डब्लू बराबर आपने क्या पढ़ा था? पी ई कोस थीटा, याद है कुछ? माइनस पी ई कोस थीटा किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में आते तो ई की जगह बी ले लेता था और पी की जगह पी एम। पी एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या था आपका? द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल मैकेनिक्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी यू at temperature T then the number of molecules per unit volume dn having energy u and oriented at angle बिटवीन थीटा एंड डी प्लस थीटा इज गिवन बाय। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये कहानी तो हमारे सर से टप्पा खा के बाउंसर चलेगी। टप्पा तो जानते हो, बॉल जो फेंकते हो वो जहाँ पर टकरा के उछलती है तो उसे टप्पा खाना बोलते हैं। तो स्टैटिकल मैकेनिक्स के अनुसार द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी यू एट टेम्परेचर टी, हमने मान लिया हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है n, उनकी एनर्जी u है t टेम्परेचर पे। हमने अलग मॉलिक्यूल्स मान लिए जिनकी एनर्जी dn है, हैविंग एनर्जी u है dn पे, और वे किसके बीच है, एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के। तो कितनी एनर्जी, वे थोड़े से मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी रेंज में किस फॉर्मूले से दिए जाते हैं, इस फॉर्मूले से। सर ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा बेटा, बीएससी थर्ड ईयर में है स्टैटिकल मैकेनिक्स, आप पूछना फाइनल ईयर वालों से, तो उसमें ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आता है। सर ये कमाल की चीज़ है ना, क्या थर्ड ईयर में कह दोगे आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा बेटा। अगर आपका एमसीक्यू हुआ थर्ड ईयर में, क्योंकि जैसे सीसीएसयू होगी और भी यूनिवर्सिटी हैं वे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम कराती है, तो इसका प्रूफ आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रिटर्न हुआ तो उसमें आपको क्या इसका प्रूफ जानने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे मैं ही कराऊंगा। वेयर सी इज़ अ कॉन्स्टेंट, सी क्या है कॉन्स्टेंट, एंड डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल। इनने क्या कर रखा है, डब्लू बना रखा, डब्लू नहीं बनना ऐसे, ओमेगा बनना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी एरा, डब्लू नहीं बनना। सॉलिड एंगल, ओमेगा क्या था, कौन ही तो होता है। द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा इज गिवन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अगर हम डी ओमेगा की वैल्यू निकाल लें तो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या 2 पाई आर, आर साइन थीटा। याद है कुछ, अरे हमने वो ना निकाला था कुछ दिन पहले क्या इसके पार्ट 2 में ही निकाला था, E इक्वस टू E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। तो उसमें हमने ये एंगल निकाला था, नहीं निकाला था, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। याद है कुछ हल्का माड़ा, अगर नहीं याद तो पार्ट 2 की वीडियो, कहाँ की, डाइलेक्ट्रिक्स के पार्ट 2 की वीडियो देख लो। तो हमने क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, भैया फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है मेरी, ये हो रहा पी एम बी कोस थीटा, ये क्या है डी एन सी ई और डी ओमेगा। तो मैंने क्या करा, सॉरी इनने गलत लिख दिया, ये फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, सेकंड एंड थर्ड होनी चाहिए, बड़ी मिस्टेक कर रखी है बच्चा ने। तो सेकंड और थर्ड में डी एन में डी ओमेगा की वैल्यू रखो, इसकी सी ई की पावर माइनस यू अपॉन के टी एज इट इज़, यहाँ से यू की वैल्यू भी रखो माइनस के पी एम बी कोस थीटा। तो डी एन इक्वस टू सी ई की पावर यू माइनस यू अपॉन के टी। तो माइनस यू की जगह यू की वैल्यू रखोगे माइनस माइनस पी एम बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया पी एम बी कोस थीटा अपॉन के टी इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। मैंने 2 भी कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट, इसे एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया ए, और पी एम बी अपॉन के टी मैंने एक नई वैल्यू मान ली एक्स। तो मेरे पास क्या मिलेगी वैल्यू, तो आप 2 पाई सी की जगह, 2 पाई सी की जगह, इसकी जगह तो ए आ जाएगा, और पी एम बी अपॉन के टी की जगह एक्स, तो एक्स कोस थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा, ये रहा एक्स कोस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसका आसानी से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन में आप मुझसे बहुत ज़्यादा निपुण हो, क्योंकि आप मैथ के टच में अब भी हो, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो ए तो कांस्टेंट है, ए तो बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, या आप क्या कर दो पुटिंग मेथड से कर दो, इसका इंटीग्रल करना है। तो मैंने क्या किया, कोस थीटा को टी मान लिया, तो अब माइनस साइन थीटा डी टी के बराबर, तो ई की पावर कोस थीटा एक्स, कोस थीटा की जगह टी, और साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी, ये माइनस बाहर लगा दिया। और मैं लिमिट चेंज कर सकता, 0 टू पाई मैंने उस वाले डेरिवेशन में बता दी थी क्यों ली थी। तो थीटा 0 लोगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 से -1, सेम पहले की तरह वैल्यू बन गई, ये लिमिट 1 से -1 है। तो ई की पावर एक्स टी डी टी, ई की पावर एक्स टी का टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है, तो e की पावर एक्स टी का क्या होगा, e की पावर एक्स टी, और ये यहाँ अलग वैल्यू है तो उससे डिवाइड नहीं करते ऐसे, तो अपॉन एक्स। अब t की जगह वैल्यू रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले -1 रखोगे और फिर +1 रखोगे t की जगह, ये अपॉन ऐसे क्या लिखा, a की पावर माइनस एक्स
माइनस ई की पावर प्लस एक्स और अपॉन एक्स एज इट इज़। अब इस माइनस को अंदर पहुंचा दूं तो माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, यानी कि ई की पावर एक्स शुरुआत में और ई की पावर माइनस एक्स बाद में। ये वाला माइनस मैंने अंदर पहुंचा दिया। बस अब आपको सारा पता है, ये एक्स मैंने बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो घबराते क्यों हो चंदा मेरे। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2a/2x, कोई फ़र्क पड़ रहा है, x बाहर लिख लिया। इस 2 को मैंने यहाँ अंदर पहुँचा दिया। अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चा, इसकी e की पावर x माइनस ई, अरे e की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर साइन थीटा के बराबर ना होता था, और जब इसमें से आई हट जाता था तो हाइपरबोलिक थीटा। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 किसके बराबर, साइन हाइपरबोलिक एक्स, 2a/x आपका एज इट इज। बताओ इसमें कोई समस्या। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन मोलिक्यूल्स in a paramagnetic substance, hence the total magnetic moment along the field direction due to all the molecules per unit volume that is magnetizing I is given by। यानी कि अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो हम जो एक का था, एक का क्या था, पी एम कोस थीटा, उसे डी एन से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने मोलिक्यूल्स हैं हमने थोड़े से हिस्से में डी एन मोलिक्यूल्स ही तो मानने, तो हम उस छोटे से हिस्से का निकाल लेंगे और उसका इंटीग्रल कर देंगे जितना भी हिस्सा है हमारे पास, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना टोटल मैग्नेटाइजिंग टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। आज इसे हम पूरा करेंगे, चाहे बच्चा 1 घंटा लग जाए, क्योंकि अभी तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूनिट 4 भी तो कवर करनी है इसकी। वैसे ही आपकी क्लास 2 दिन में 1 क्लास हो पा रही है, ठीक बच्चा। तो अब इसका इंटीग्रल आप कर सकते हो। डीएन की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाल ली थी। कब निकाल ली थी, 1857 की क्रांति में। तो इस डीएन की वैल्यू की इसकी जगह चिपका दो, ये चिपका दी। अब इसका इंटीग्रल देख लो, कोस थीटा टी मान लिया, ये सारा मान के मेरे पास ये वैल्यू बची, और लास्ट में सारी वैल्यू पुट करके ये आ गया। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। फर्स्ट फंक्शन ऐसी इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये रहा ई की पावर एक्स टी इंटू टी, फर्स्ट फंक्शन ऐसी इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस टोटल का इंटीग्रल डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये फॉर्मूला तो आता है, जब इंटीग्रल करके लिमिट रखोगे तो रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। ये मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को, लेकिन आपके लिए सामने सॉल्यूशन है। तो लास्ट में आपके पास लिमिट रख के ये वैल्यू मिलेगी, ये वाली, लास्ट में ये वाली, ठीक बच्चा। अब हम प्लस और माइनस वाले के दो दो पेयर बना लेंगे। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, अरे ये वाला ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, समझ गए, बन गया पेयर। अब इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगी जब 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो ये क्या बन गया, आपका प्लस वाला तो कोस होता था और माइनस वाला साइन, कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या थी, 2a/x साइन हाइपरबोलिक एक्स। अभी तो निकाल ली थी 2 सेकंड पहले नलायको। अब यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब साइन से कोस की भी निकाल सकते हो और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक बच्चा। ये मैंने साइन की निकाल ली, कर दी पुट। इन्होंने कोस की नहीं करवाई तो कोई बात नहीं, आप भी मत करो। ये साइन अंदर जाएगा तो एक कोट हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। और ये देखो क्या हो गया, एन पी, ये क्या हो गया, एल एक्स। एल एक्स क्या है, ये लैंजेविन थ्योरी या लैंजेविन फंक्शन भी बोलते हैं इसे। और ये लिखा हुआ वेयर एल एक्स इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x नोन एज लैंजेविन फंक्शन। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, जब इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई तो x/3 के आसपास आई। तो कोट हाइपरबोलिक x की वैल्यू किस माइनस 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आई, x/3 के। तो इन्होंने क्या किया, इसकी जगह x/3 रख दिया। तो NPM x/3 ये हो गया, खत्म। और x हमने किसके बराबर मानना था, PMB/KT। तो x की वैल्यू रख दो अगर आपकी इच्छा है। भैया देखो सिंपल सा है,
फंडा है, पढ़ोगे तो सक्सेस होगे। तो भैया इसका कोई उपाय नहीं है। सर अब तो पेपर 4 दिन बाद है, अब क्या करें, कैसे करें? अब तो आप अब करा रहे हो, अब तो तैयार करने का टाइम नहीं। बेटा पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, और बी किसके बराबर होता है? म्यू नोट एच के। म्यू नोट एच लिखा हुआ है, तो बी की जगह म्यू नोट एच, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़। अब ये सोल्व करके मेरा ये आ गया। और आई एच किसके बराबर होता है? काई एम के। तो इसे काई एम भी लिख सकता हूँ मैं। आई अपॉन एच काई एम के बराबर नहीं होता। तो आप देखो काई एम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो यही तो पैरामैग्नेट था कि जिसमें भैया वेरी करे टेम्परेचर के साथ। दिस इज द प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम लैंजेविन थ्योरी। तो भैया ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से भी आ जाता है। तो यहाँ तक मैंने क्या करी? लैंजेविन थ्योरी कर ली। अब हम नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, लैंजेविन डिबाई थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन। लैंजेविन डिबाई थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सारी थ्योरीज आती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज हुज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट नहीं है, परमानेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। when the polar dielectric is placed to an electric field the individual molecules experience torque। यानी कि जब हम पोलर आप जानते हो जो प्लस माइनस में ब्रेक हो सके, और जो प्लस माइनस में ब्रेक हो सके वहां पर डाइपोल बन गया, क्योंकि डाइपोल में क्या होते हैं? इक्वल बट अपोजिट चार्ज। तो वही भैया क्या फील करते हैं? टॉर्क का फील करते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, जो उन्हें क्या करता है? जो उन्हें फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हमने लैंजेविन थ्योरी में पढ़ा कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एनर्जी की वजह से भी मोशन करते हैं, जिसे हम थर्मल मोशन बोलते हैं। तो थर्मल मोशन क्या करता है? उससे अलग डायरेक्शन में चलता है। अगर उसमें चल रहा है तो अति सुंदर बात है, लेकिन उसमें बहुत कम चलता है। किसमें? जिसमें वो अलाइन मतलब घुमाना झुकाना, उस डायरेक्शन में झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण क्या हमारा अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। हो रहा The alignment is not complete due to thermal motion of the molecules। molecules के thermal motion की वजह से ये alignment complete नहीं हो पाता। which favors random orientation, जो random orientation घुमा देता है इधर उधर। random मतलब किसी भी डायरेक्शन में। अबे थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है हमने, the average alignment produces rises to net dipole moment per unit volume। ये थ्योरी हमने अभी 2 सेकंड पहले ही पढ़ी है ऊपर वाले में, लैंजेविन में। let us now calculate the net dipole moment per यूनिट वॉल्यूम क्रिएटेड बाय एलन। अब हम क्या नेट डाइपोल मूवमेंट करेंगे? हमने क्या ये लिख दिया, वहां पर ई एम को हमने बी माना हुआ था, यहाँ पर हमने ई एम कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऊपर वाला ही है। फिर अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सारी चीज़ ये क्या है? ओमेगा वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू निकाल दी। सेम पहले वाला है, देख लो। यहाँ से आपने डी एन सी इक्वस टू क्या इक्वेशन वही पहले की तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू पुट फर्स्ट एंड थर्ड इन सेकंड इक्वेशन, सेम सारा प्रोसीजर। ये रहा डी एन इक्वस टू सी यू की पावर। फिर आपने क्या करा था? 2 पाई सी ए मान लिया था, पी एम ई एम अपॉन के टी एक्स। उसमें क्या था? बी है, इसमें ई एम है, सारा सेम है। बस बी की जगह क्या रख दिया मैंने? ई एम रख दिया, सेम डिट्टो अभी जो ऊपर पड़ा है। हैंस डी एन यू आ गया। अब आपने इसे ऊपर इंटीग्रेट किया था, जैसी सेम ऐसे इंटीग्रेट करते गए करते रहे। ये आ गया 2a अपॉन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, उसमें भी तो यही आया था। तो इसमें अलग से आपको कोई नया फंडा नहीं लगाना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल, यहाँ तक भी सेम है। हैंस द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग द फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल पर यूनिट पी। सेम पहले की तरह, वहाँ क्या था? आई इक्वस टू पी एम कोस थीटा, इसमें क्या है? पी मान लिया। अब इस वाले सीन में आई की जगह पी मान लिया। सारा प्रोसीजर सेम डिट्टो। इस वजह से मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसे ख़त्म करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ख़त्म कर लेंगे। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, ये रहा, ये आ गया सेम। उसमें आई था, इसमें पी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लैंजेविन, दिस इज लैंजेविन डिबाई
ऑफ पोलराइजेशन। अब यहाँ पे Lx क्या था, कोट हाइपरबोलिक नो एज लैंजेविन फंक्शन, और इसकी वैल्यू 1/3, तो यही तो सेम। फिर x की वैल्यू यहाँ पे आपने b मानना था, बस इसने क्या दे दिया, em दे दिया। सेम प्रोसीजर सारा, देखो अब आप इसे कर लो, कर सकते हो, ये रहा सेम। नो रॉकेट साइंस। वहां पे I था तो I/H आ गया था, यहाँ पे क्या है Pm/em, ये रहा सेम सेम। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। बस यहाँ पे लास्ट में अल्फा ई एक्स्ट्रा ऐड कर देना सर, फिर आप थ्योरी आ जाओ। थ्योरी, इनफैक्ट देयर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एन इंड्यूस्ड मूवमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, लो थोड़ा सा बड़ा कर दूं, विच इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वहाँ पे एक इंड्यूस्ड मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है जो अपने आप प्रोड्यूस होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन, विच गिव्स राइज इनटू ए पोलराइजेबिलिटी, जो पोलराइजेबिलिटी को पैदा कर देता है, विच इज नोन एज डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी, जो डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। सो टोटल पोलराइजेबिलिटी ऑफ यानी कि भैया जो टोटल पोलराइजेबिलिटी होते हैं वो इंडक्शन की वजह से और डिफॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। दिस इज लैंजेवाइन डिवाई इक्वेशन। ये आपको इधर का एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, ये बस यहाँ तक खत्म हो गया, बच्चे ने अपनी मर्जी से किया है। यहाँ पर हमारी यूनिट 3 क्या होती है बच्चा, खत्म। यूनिट 4 रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स गुरु इंडिया में ऐड कर चुका हूँ। अगर आपको चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया और ऐड हो जाइए। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम EMW खत्म कर देंगे। गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।